लास्ट वीडियो में हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एक क्वेश्चन किया था, लेकिन एक थोड़ा सा पार्ट उसका रह गया था। हमने उसमें दिखाया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट्स में। दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। पार्टनर्स जब ये डिसाइड करते हैं कि अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू को वो बुक्स में दिखाना चाहते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, या जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। दूसरी सिचुएशन थी कि जिसमें पार्टनर्स नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू और चेंज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब होता है कि पार्टनर्स ये नहीं चाहते कि एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूड फिगर्स, जो रिवाइज्ड फिगर्स हैं, वो अगली बैलेंस शीट में दिखे। तो इसका मतलब वो नेट इफेक्ट निकालेंगे रिवैल्यूएशन का, और उस नेट इफेक्ट को निकालने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वो हम इस वीडियो में एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, तो हम उसी क्वेश्चन को एक बार कंटिन्यू करते हुए इस सिचुएशन में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो दैट मीन्स कि पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज की नई फिगर्स पे ही बैलेंस शीट में उनको दिखाया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है स्पेसिफिकली कि पार्टनर्स अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूड फिगर्स या चेंज्ड फिगर्स या रिवाइज्ड फिगर्स नहीं दिखाना चाहते, या क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा कि अपनी ओरिजिनल वैल्यूज पे एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाना चाहते हैं, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। उसकी जगह पे हम बनाएंगे नेट इफेक्ट। तो वो कैसे करेंगे हम? तो हम निकालेंगे नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। इसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन एसेट्स को प्लस करेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटीज को प्लस करेंगे, इंक्रीज इन लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, और डिक्रीज इन एसेट्स को माइनस करेंगे। मतलब बेनिफिट को प्लस करेंगे और लॉस को माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग 10% से बढ़ गई है, तो इंक्रीज इन लैंड। लैंड थी 2,60,000 की, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में किया ही था। तो 2,60,000 का 10% होता है 26,000, तो 26,000 को करेंगे प्लस। मशीनरी भी रिड्यूस बाय 15%, मशीनरी कम हो गई है, तो डिक्रीज इन मशीनरी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी बाय 15%। मशीनरी थी हमारी 3,50,000 की, उसका 15% होता है 52,500। इसको माइनस करोगे, मतलब इंक्रीज इन एसेट बेनिफिट है, प्लस करोगे। इंक्रीज इन लायबिलिटी लॉस है, माइनस करोगे। डिक्रीज इन एसेट लॉस है, माइनस करोगे। इंक्रीज इन डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो बेनिफिट हो गया, लायबिलिटी कम हो गई, तो उसको भी प्लस करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो इंक्रीज इन लैंड प्लस डिक्रीज इन मशीनरी माइनस स्टॉक इंक्रीज हो गया था, उसको प्लस करेंगे। 10,000 के अमाउंट से स्टॉक इंक्रीज हुआ था, तो उसको प्लस करेंगे। प्रोविजन क्रिएट किया जाना है 5% से, यानी कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो दैट मीन्स लॉस हो रहा है, तो उसको माइनस करेंगे। तो इंक्रीज इन प्रोविजन 5% से, ये आएगा आपका 5,000, माइनस कर दोगे। और उसके बाद बस इतना ही है। एक और है, क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज। तो एक क्रेडिटर ने अपना क्लेम छोड़ दिया, यानी कि डिक्रीज इन लायबिलिटी है, तो उसको भी हम प्लस कर देंगे। तो इन सबको प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो इस तरीके से हम अपना नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। नेट इफेक्ट निकालने के बाद ये हमारा आता है, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। इस केस में हमारा माइनस में आया है,
16,500, ये है हमारा नेट इफेक्ट। माइनस में आएगा तो एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये नेट इफेक्ट पॉजिटिव होता तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। उनकी ओल्ड रेशो थी 5:3:2 और न्यू रेशो है 2:2:1, अनिल, मानवी एंड पायल की। तो हम निकाल लेते हैं कि किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस किया है। तो अनिल, मानवी एंड पायल, उनकी ओल्ड रेशो थी 5:3:2, न्यू है 2:2:1। तो अनिल का गेन या सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस या फिर गेन निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि ओल्ड माइनस न्यू करो, अगर पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस है, अगर नेगेटिव है तो गेन है। तो अनिल का ओल्ड शेयर है 5/10 माइनस न्यू शेयर है 2/5, तो ये आपका आता है 1/10। पॉजिटिव में है तो दैट मीन्स सेक्रीफाइस है। मानवी का ओल्ड शेयर है 3/10 और न्यू शेयर है 2/5, तो ये आता है -1/10, तो इसका गेन आ गया। पायल का 2/10 -1/5, तो 0, ना तो सेक्रीफाइस ना तो गेन, तो दैट मीन्स अनिल सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मानवीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा, जो भी आपका नेट इफेक्ट आया है उसका जितना भी इसने सेक्रीफाइस किया 1/10, तो आएगा 1650 एंड इसका भी -1/10, तो 1650, तो ये एंट्री हो जाएगी। मान लो कि ये पॉजिटिव होता तो एंट्री होती मानवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो अपने रिवाइज्ड फिगर्स को, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को नहीं दिखाना चाहते, तो इस तरीके से नेट इफेक्ट निकाल के ये एंट्री कर देंगे। गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग इन केस ऑफ पॉजिटिव नेट इफेक्ट, इन केस ऑफ नेगेटिव नेट इफेक्ट सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। पीछे हमने क्वेश्चंस किए थे जब रिजर्व्स वाले, तो उसमें भी क्वेश्चन आया था कि कई बार वो पार्टनर्स अपने रिजर्व्स को भी रिवाइज्ड वैल्यू पे या फिर रिजर्व्स को दिखाना चाहते हैं, मतलब रिजर्व्स को खत्म नहीं करना चाहते। इन दैट केस हमने किया था कि रिजर्व्स को बांटा नहीं जाएगा, उनका भी एक नेट इफेक्ट निकाला जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें ये दोनों चीजें आ जाएंगी, नेट इफेक्ट ऑफ एसेट्स लायबिलिटी और नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एटसेट्रा। तो उसके केस में हम कैसे करते हैं, तो एक क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन, अमर तरुण एंड अखिल आर पार्टनर्स 5:3:2, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज अग्रीड टू बी 2:2:1। तो 1 अप्रैल 2021, इसमें हम गेनिंग रेशियो वगैरह दोबारा नहीं निकालेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन वाला है। इसमें अमर का सेक्रीफाइस आएगा 1/10 से, तो हमारा वो टाइम सेव हो जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। और तरुण का 3/10 से गेन आ जाएगा, और अखिल का कुछ भी नहीं, 2/10 एंड 1/5, 1/5 मतलब 2/10 ही है, तो इन दोनों का सेक्रीफाइस एंड गेन आएगा। हम इस चीज को यूज कर लेंगे, दोबारा से नहीं निकालेंगे। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। दे अग्री टू द फॉलोइंग, स्टॉक बी टू बी इंक्रीज टू इतना, ये सारी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में दे रखा है। एंड में लिखा है कि द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यूज, मतलब पार्टनर ने डिसाइड किया कि एसेट्स और लायबिलिटीज को उनकी अभी की वैल्यूज पे ही दिखाएंगे। तो
उन्होंने दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसेस बी कैरिड एट द सेम वैल्यू, यानी कि जो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको भी इनकी सेम वैल्यू पे दिखाएंगे। इसका मतलब है कि इनको भी बांटा नहीं जाएगा, इनको बांटा नहीं जाएगा तो इनका भी नेट इफेक्ट निकाला जाएगा और एसेट्स एंड लायबिलिटीज का भी नेट इफेक्ट निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे हम एंट्री कर देंगे। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। तो पहले हम नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं कि नेट इफेक्ट आएगा कितना। तो नेट इफेक्ट निकालते हैं। पहले नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन निकाल लेते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का। सबसे पहले है स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 2,20,000। तो स्टॉक इंक्रीज हो गया तो इसको प्लस करेंगे, तो इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक 2,20,000 का हो गया। ये था हमारा 2 लाख का, 2 लाख का था, तो 20,000 से ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कम हो गया 2,000 से, तो इसको भी, लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी कम हो रही है तो इसको भी ऐड कर देंगे। प्रोविजन का हम एडमिशन वाले चैप्टर में प्रॉपरली अकाउंट बना के उसका ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो अभी के लिए प्रोविजन, लायबिलिटी कम हो रही है तो उसको ऐड कर देंगे। फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। तो फर्नीचर कम हो रहा है 20% से, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि एसेट कम हो रही है। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर 20% से कम हो रहा है, यानी कि था वो 50,000 का, यहाँ पे लिखा है 50,000 का था और उसका 20% यानी कि 10,000 से कम हो रहा है। और कंप्यूटर टू बी रिड्यूस टू 2,70,000। तो कंप्यूटर था हमारा 3 लाख का, कंप्यूटर था 3 लाख का, कम होके वो हो गया 2,70,000 का, यानी कि 30,000 से एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसको भी माइनस कर देंगे, तो डिक्रीज इन कंप्यूटर्स। तो ये तो आ गया नेट इफेक्ट ऑफ एसेट्स, ये आ जाएगा 40 एंड ये 22, ये आ जाएगा आपका। अभी भी हमारा नेट इफेक्ट माइनस में आया है इस क्वेश्चन में भी। तो ये तो है नेट इफेक्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब हम ये दिखाएंगे कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी सेम वैल्यूज पे दिखाना है तो इनका भी नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। इनका नेट इफेक्ट, जनरल रिजर्व तो है ही रिजर्व, मतलब पॉजिटिव ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड पे दिया होता है तो वो प्रॉफिट होता है, एसेट साइड पे दिया होता है तो वो लॉस होता है। तो अभी ये भी प्रॉफिट ही है 30,000 का, तो ये दोनों प्रॉफिट है, तो हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। और जनरल रिजर्व 80,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है 30,000 का, उसको भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख। गुडविल के केस में सेम ही एंट्री होती है। गुडविल के केस में हम एंट्री करते हैं गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, तो इसको भी हम इसके साथ ही ले सकते हैं। आप चाहो तो इसकी अलग से एंट्री कर सकते हो, गेन और सेक्रीफाइस निकाल के गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। ये हम रिटायरमेंट और डेथ वाले क्वेश्चन चैप्टर में अच्छे से करेंगे इसको। तो अभी के लिए 1 लाख इसी में ऐड कर दो तो नेट इफेक्ट आएगा। तो वैसे भी हमें गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग ही करना है इस क्वेश्चन में, तो 1 लाख रुपीज गुडविल के भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,92,000। अब ये आया है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें पता है यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है तरुण, पिछले क्वेश्चन वाली रेशो है,
तो और अमर है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और अखिल का कुछ भी नहीं है, तो हम करेंगे गेनिंग पार्टनर, यानी तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों का गेन और सेक्रीफाइस है 1/10, तो इसका 1/10 होगा 19,200, तो 19,200 से ये एंट्री कर देंगे। अब है बैलेंस शीट की बारी। बैलेंस शीट में आपको यहीं पे बता देती हूँ, बहुत इजी है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को उनकी सेम वैल्यू पे ही लिया जाएगा। तो दैट मीन्स कैश इन हैंड 25,000 सेम वैल्यू, बैंक बैलेंस सेम वैल्यू 1,25,000, बिल्स रिसीवेबल सेम वैल्यू 10,000, सन्ड्री डेटर्स हालांकि लिखा है क्वेश्चन में कि प्रोविजन को कम किया 2,000 से, बट क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि हम उसी फिगर पे दिखाना चाहते हैं, तो सीधा 10,000 माइनस करके फिर 90,000 सेम वैल्यू, स्टॉक सेम, फर्नीचर सेम, कंप्यूटर सेम, एयर कंडीशनर सेम, तो सारी एसेट सेम वैल्यू पे आएंगी। सिमिलरली लायबिलिटी साइड में भी सन्ड्री क्रेडिटर्स सेम, सैलरीज पेबल सेम, जनरल रिजर्व सेम क्योंकि पांटा ने नेट इफेक्ट निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम। चेंज किस में आएगा? सिर्फ कैपिटल्स में आएगा। अब देखो अमर की कैपिटल थी 3 लाख, अब अमर की कैपिटल थी 3 लाख, उसमें हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट किया तो मतलब ऐड किया, लायबिलिटीज इनकम कैपिटल एंड प्रोविजन भी ऐड कर दो, इंक्रीज होते तो क्रेडिट, डिक्रीज होते तो डेबिट। अमर की कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था, यानी कि बढ़ा दिया था 19,200 से, तो इसकी कैपिटल दिखाओगे आप 3,19,200 से। तरुण की कैपिटल एंड अखिल की कैपिटल, अखिल की कैपिटल सेम रहेगी, तरुण की कैपिटल में से, क्योंकि तरुण की कैपिटल को हमने डेबिट किया था, तरुण की कैपिटल को अभी हमने यहाँ पे डेबिट किया है 19,200 से, तो डेबिट किया तो दैट मीन्स कम किया है, तो 19,200 को हम माइनस कर देंगे, तो उसकी कैपिटल आ जाएगी 1,60,800। तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल में चेंज आएगा, अमर और तरुण की कैपिटल में चेंज आएगा, बाकी लायबिलिटीज एसेट्स सेम फिगर पे दिखाई जाएंगी। तो हर क्वेश्चन में जब भी ऐसे हो कि एसेट्स और लायबिलिटीज सेम फिगर पे दिखानी है तो सेम, और रिजर्व्स वगैरह सेम दिखाना है तो सेम उनको दिखाया जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम करते हैं लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, कई बार पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने के बाद कि उनकी कैपिटल रीएडजस्ट की जाएंगी। रीएडजस्ट की जाएंगी मतलब अभी के लिए मैं शॉर्ट में थोड़ा बताती हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मान लो कि 3 पार्टनर है ए बी सी, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है, तो उनकी एडजस्टेड कैपिटल्स हैं, ये हम कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। मान लो कि एडजस्टेड कैपिटल ए बी और सी, उनका टोटल आया है 1,50,000। मान लो कि चेंज होके उनकी न्यू रेशियो है 1:1:1, तो उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा, यानी 1:1:1, तो ए की कैपिटल हो जाएगी 1/3 ऑफ 1,50,000, यानी कि न्यू कैपिटल होगी 50,000। बी की सेम 50,000 क्योंकि 1:1:1 है, सी की सेम 1:1:1, तो 50,000। तो ये उन तीनों की कैपिटल होनी चाहिए। मान लो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की कैपिटल बनती है 40,000, तो दैट मीन्स खाली ए का एग्जाम्पल लेते हैं, होनी चाहिए 50,000 है अभी उसकी 40,000, तो दैट मीन्स वो 10,000 और लेके आएगा, तो हम उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है। तो दोनों है तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, 10,000 वो लेके आएगा, तो 10,000। बैंक को डेबिट क्यों किया?
क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है, बैंक बिजनेस में आ रहा है या कैश आ रहा है। कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो 40 से उसकी कैपिटल 50 हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दो। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है स्पेसिफिकली कि ये पार्टनर्स कैश लेके आएंगे या कैश इनको दिया जाएगा, तो आप कैश या बैंक से ये एंट्री को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि करंट अकाउंट से करेंगे, तो कैश बैंक की बजाय हम कर देंगे करंट अकाउंट। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में दिया हो कि करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट किया जाए, तो हम क्या करेंगे, एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें ये वाला मेथड करना है, कैश बैंक वाला। और स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, तो एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश बैंक की बजाय करंट अकाउंट कर दो, सिंपल। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें ये सारा एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर का नाम है। अगर उसको लेके आना है, उसकी कैपिटल शॉर्ट है तो वो लेके आएगा पैसे, और अगर उसकी कैपिटल ज्यादा है तो उसको हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो टू बैंक अकाउंट करेंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, तो उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बैंक की बजाय। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन, PQRS आर पार्टनर्स were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 1:4:2:3. On 1st April 2018, their balance sheet was as follows. ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। From the above date, partners decided to share the future profits equally. तो उनके profits अब हो जाएंगे 1:1:1:1. For this purpose, goodwill of the firm was valued at 2,70,000. तो goodwill की वैल्यूएशन कर देंगे, की हुई है, उसके बेसिस पे हम कर देंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनका रेशियो निकाल के। Partners also agreed for the following: claim against sorry, workman compensation reserve was estimated at 2 lakh. ये हम एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। एक बार फिर थोड़ा सा कर लेते हैं कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 1,70,000 का, लेकिन क्लेम आ गया 2 लाख का। क्लेम ज्यादा का आया है तो 30,000 हम कवर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, और इस क्लेम को दिखाया जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये क्लेम अराइज हुआ है, हमने अभी इसको पे नहीं किया, तो एज ए लायबिलिटी इसको दिखा दिया जाएगा। उसके बाद लिखा है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में बी। तो उनकी वैसे ही जैसे अभी हमने क्वेश्चन में किया, अब प्रॉपर्ली करेंगे कि जो भी शॉर्टेज है तो वो पार्टनर लेके आएंगे कैश, और अगर डेफिसिट है, कैपिटल कम आ रही है, बननी चाहिए, तो उनको हम पैसे दे देंगे। तो इस तरीके से करेंगे। अगर ये लाइन नहीं लिखी हो कि बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में भी, जस्ट इतना ही लिखा हो, तो भी हम कैश बैंक से ही एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो कि करंट अकाउंट से करना है, तो हम करंट अकाउंट से करेंगे। सबसे पहले तो हम ये गुडविल के लिए 2,70,000 के लिए गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग करना है, तो हम उनकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो PQRS PQRNS उनकी ओल्ड रेशियो थी 1:4:2 2:3, 1:4:2 और न्यू रेशियो है उनकी 1:1:1:1 इक्वल। तो हम निकालेंगे कि सैक्रिफाइस या गेन। पी का निकालते हैं पहले। पी का ओल्ड था 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, तो ये आ जाएगा उसका 1/10 माइनस न्यू है 1/4। तो हम इसका निकालेंगे कि सैक्रिफाइस आया कि गेन आया, तो 44 - 10, तो ये आ गया आपका -6।
बाय 40, तो दैट मीन्स गेन है P का Q 4/10 माइनस 1/4, तो 40 आ गया, 4 16 10 6/40, तो Q का आ गया सेक्रीफाइस। R का है 2/10 माइनस 1/4, 40 8 माइनस 10 माइनस 2/40, मतलब इसका भी आ गया गेन। S का है 3/10 माइनस 1/4, तो ये आपका आ गया 2/40, मतलब सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस किया है P ने एंड S ने, Q एंड R ने गेन किया है, तो हम उनको डेबिट करेंगे और P एंड S को हम क्रेडिट करेंगे। ओ, P का गेन है, Q का और S का सेक्रीफाइस है। P और R को डेबिट करेंगे, सॉरी, P is capital account debit, R's capital account debit to Q's capital account to S's capital account। कितने से करेंगे? गुडविल थी हमारी 2,70,000 की, गुडविल थी 2,70,000 की, तो P का गेन है 6/40, तो इसका 6/40 अगर हम करेंगे तो आएगा 40,500। 2,70,000, R का सेक्रीफाइस गेन था 2/40, तो R का शेयर आ जाएगा 13,500। Q का 6/40 सेक्रीफाइस है, तो सेम P वाला 40,500, एंड S का सेम सेक्रीफाइस R वाला, तो सेम अमाउंट आ जाएगी 13,500। तो गुडविल के लिए एंट्री करेंगे गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ये हम एंट्री कर देंगे। अब उसके बाद है हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए सिर्फ एक ही छोटी सी चीज है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन के लिए बस एक ही छोटी सी चीज है, क्लेम है 2 लाख का, जबकि हमारा रिजर्व था 1,70,000 का। तो हम एंट्री क्या करते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अभी ये तो है 1,70,000 का और क्लेम है 2 लाख का, तो बाकी के 30,000 के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी कि रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में डालेंगे 30,000, तो 30,000 को दिखा देंगे हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 30,000। अब ये 30,000 है, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे उनकी, बस इतना ही है, और किसी एसेट्स या लायबिलिटी का कुछ भी आया नहीं है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट, R's कैपिटल अकाउंट एंड S's कैपिटल अकाउंट। तो उनकी ओल्ड रेशो में जो कि थी 1:4:2:3, तो 1/10 4/10, तो 1/10 30,000 का आता है 3,000, 4/10 12,000, 2/10 आता है 6,000 एंड 3/10 आता है 9,000। तो इस तरीके से हम उनको लॉस ट्रांसफर कर देंगे 30,000। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स एंड देन बनाएंगे बैलेंस शीट। तो कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। चार पार्टनर्स हैं, P, Q, R एंड S।
सिमिलरली इधर भी P ओके कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट से इनके कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं जो कि हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। तो बाय बैलेंस BT कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, अगर लायबिलिटी साइड पे तो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस है तो दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि हमारा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। इधर आ जाएगा रीवैल्यूएशन का लॉस, रीवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में आप लिख दो लॉस। तो ये है इनका 3000, 12,000, 6,000 एंड 9,000। गुडविल के लिए जो हमने एंट्री की थी वो कर देंगे। P एंड R को डेबिट किया था तो बाय P's कैपिटल अकाउंट, by R's capital account, to Q's capital account, to S's capital account। अब P को डेबिट किया था 40,500 से और R को डेबिट किया था 13,500 से। जब P और R लिखेंगे तो Q और S के कॉलम में हम इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि Q और S की कैपिटल बढ़ रही है ना, तो Q और S के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। P की कैपिटल जो थी Q की कैपिटल के बराबर थी 40,500 और R की S के बराबर थी। तो Q और S के अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि Q और S का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे P और R को हम डेबिट करेंगे 40,500 से और 13,500 से। P और R को डेबिट किया एंड Q और S को क्रेडिट किया। जब बाय PR लिखेंगे तो QS के कॉलम में, जब टू QS लिखेंगे तो PR के कॉलम में। ऐसे करके हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। लास्ट पॉइंट अब करते हैं जो कि अलग था इस क्वेश्चन का। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई रिजर्व्स तो नहीं है, देख लेते हैं। अगर कोई रिजर्व है तो उसको बांट लेंगे, कोई रिजर्व नहीं है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, तो यहीं पर कैपिटल अकाउंट क्लोज होता है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द मे बी केस में भी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए PQRS की एडजस्टेड कैपिटल्स। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं, जैसे सबसे पहले P का 2 लाख में से 3,000 एंड 40,500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगी P की एडजस्टेड कैपिटल। Q के कॉलम में 3 लाख और 40,500 ऐड करोगे और उसमें से माइनस करेंगे 12,000 तो आ जाएगी Q की एडजस्टेड कैपिटल। R के लिए 4 लाख में से 6,000 माइनस करोगे, 13,500 माइनस करोगे तो आ जाएगी R की कैपिटल। S के लिए 5 लाख ऐड करोगे, 13,500 ऐड करोगे और 9,000 को माइनस करोगे। क्रेडिट वाली आइटम ऐड कर दो और डेबिट वाली आइटम माइनस करते जाओ तो इन चारों की एडजस्टेड कैपिटल्स आ जाएंगी। अब मैंने आपको बताया है तो अभी हम P का खाली एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे किया। P's एडजस्टेड कैपिटल हमने क्या किया है, P के कॉलम में 2 लाख था, ऐड किया, ठीक है, 3,000 माइनस किया, 40,500 माइनस किया, तो ये आ गई P की कैपिटल। Q की एडजस्टेड कैपिटल कर ही लेते हैं, 3 लाख ऐड प्लस 40,500 माइनस प्लस माइनस 12,000 माइनस, तो Q की एडजस्टेड कैपिटल। R की थी 4 लाख, ये है 4 लाख और उसमें से माइनस किया 4 लाख में से
माइनस किया 6000 एंड माइनस किया 13,500। एस के लिए हमने 5 लाख ऐड किया 13,500 और माइनस कर दिया हमने ये 9,000 माइनस कर दिया। तो ये इन चारों की कैपिटल्स आ जाएंगी। इनका टोटल है पी क्यू आर है 380 500 और एस है 504 500। तो इन चारों की ऐसे करके एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेनी है, उसका टोटल कर लेना है। तो उसका टोटल आता है 13,70,000। अब उनकी न्यू रेशियो कितनी थी? न्यू रेशियो थी 1:1:1:1 1:1:1:1 पी क्यू आर एंड एस, यानी कि 13,70,000 का 1/4 सबके लिए आएगा। तो पीज न्यू कैपिटल शुड बी, क्यूज न्यू कैपिटल शुड बी, सबकी सेम ही आएगी कैपिटल। तो 13,70,000 का 1/4 आता है 3,42,500। चारों का सेम ही आएगा, कैपिटल सेम ही आएगा 3,42,500। हम क्या करेंगे, अब इसको लास्ट में थोड़ा यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर एक्चुअली नहीं है, हमने निकाली है ये। तो 3,42,500 3,42,500 सबके कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि सेम ही कैपिटल है सबकी 1/4 1/4। अब इसके बाद क्या करोगे कि हम देखेंगे कि बैलेंसिंग फिगर किसकी साइड पे आती है। जैसे इधर देखो, अगर आप पी का डेबिट वाला कॉलम ज्यादा है और क्रेडिट वाले कॉलम में कम अमाउंट है, तो कितने का बैलेंसिंग फिगर आता है? जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो पी लेके आएगा, मतलब इतनी कैपिटल होनी चाहिए बट उसकी कैपिटल कम आ रही है, तो उसके हिसाब से वो लेके आएगा। तो हम लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,86,000। तो इधर का टोटल आ रहा था 3,86,000। तो 3,86,000 मतलब पी कैश लेके आएगा। क्यू का भी 14,000 का गैप आ रहा है। इधर का टोटल आ रहा था 3,54,500 और इधर का भी यही आना चाहिए। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो क्यू भी लेके आएगा और उसका बैलेंसिंग अमाउंट आता है 14,000। आर का इस साइड का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 4 लाख रुपीज, मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो इस साइड पे आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दोगे टू कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा, आर का आ जाएगा 38,000 38,000। ये भी बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पे लिख देंगे। एस का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी इस साइड पे, डेबिट साइड पे, और इसकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,62,000। तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं। मतलब पी और क्यू कैश लेके आएंगे और आर और एस को कैश दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने कैश बैंक दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि बैलेंस शीट में क्लियर नहीं है कि कैश था कि बैंक था। जस्ट हमें करंट एसेट्स दे रखा है, इसी करंट एसेट में या तो कैश होगा या तो बैंक होगा, तो इसलिए हमने दोनों लिख दिए, कैश एंड बैंक दोनों। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट दोनों का टोटल कर देंगे, जो भी वो दोनों लेके आए हैं 1,86,000 प्लस 14,000 मतलब 2 लाख। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 2 लाख आ जाएगा। और यहाँ पे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 2 लाख। तो इन दोनों को हम 2 लाख दे देंगे पैसे। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया होता कि करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करो, तो हम क्या करते, यहाँ पे हम बाय कैश और बैंक की बजाय हम करते बाय पीस करंट अकाउंट, पी के कॉलम में लिख देते ये 1,86,000, बाय क्यूज करंट अकाउंट और क्यू की कॉलम में 14,000 लिख देते।
इसी तरह से यहाँ पे टू कैश बैंक की बजाय टू आर्स करंट अकाउंट आर के कॉलम में लिख देते, टू एसएस करंट अकाउंट और एस के कॉलम में लिख देते। और बैलेंस शीट में फिर कैसे दिखाते, क्योंकि पी और आर को करंट अकाउंट को डेबिट किया तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया। तो अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है तो उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते हैं, क्योंकि एसेट का भी डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पे क्यू और एस का कैपिटल करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया होता तो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता, फिर हम उसको दिखाते लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इस तरीके से हम दिखाते। आप क्या करोगे, आप कैश या बैंक में ये जो भी अमाउंट होगी प्लस करेंगे ये दोनों को और इन दोनों को माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली वैसे सेम ही आ जाएगा, क्योंकि 2 लाख ही आया है और 2 लाख ही माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस शीट कैसे दिखाएंगे हम, बैलेंस शीट में आपको यहाँ से बता देती हूँ कि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में कोई भी चेंज नहीं आया है, रिवैल्यूएशन में कोई भी चेंज नहीं आया है, तो सेम सेम रहेंगी। कैपिटल अकाउंट्स में चारों की कैपिटल 3,42,500 जो कि हमने यहाँ पे निकाली है, ये होगी इनकी कैपिटल्स, जो कि PQRS के कॉलम में 3,42,500 आ जाएगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं आया, 2,30,000। रिजर्व खत्म हो चुका है जिसको कि हमने यूज कर लिया था क्लेम को कवर करने में। क्लेम याद रखना अराइज हुआ है, अभी हमने पे नहीं किया, तो एज अ लायबिलिटी 2 लाख वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम को हम 2 लाख रुपीज यहाँ पे दिखा देंगे। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।